एक बार फिर से खबर समय पर के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट साहब वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव जी, और आप छतरपुर न्यायालय में कार्यरत हैं, काम करते हैं। और आप सभी तो जानते ही हैं कि अगर कोई कहीं फंसता है, जब कानून की बात आती है तो वकील कहते हैं जहां कोई काम ना आए वहां से हम आपको बचा के ले आएंगे। वकील जानते हैं कहाँ सच बोलना है, वकील जानते हैं कहाँ झूठ बोल के अपना काम निकलवाना है। मतलब वकील साहब इन सभी चीजों में आपके सहयोगी होते हैं। कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो आप कभी ना कभी वकील को याद ही कर लेते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ सर मौजूद हैं, और आज संविधान पर बात की जाए और डॉक्टर भीमराव के उन उद्देश्यों पर भी बात की जाए जिसको लेकर वो काम करते रहे हैं और उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया है। तो सर आपका खबर समय पर के स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती है, तो ऐसे में जो संविधान में उनके द्वारा मूल बात कही गई है लोगों के अधिकारों को लेकर, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि लोगों को पता चल सके। बिल्कुल। देखिए, आज जैसा कि पूरा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहा है जी। और मेरा ये कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाना क्यों ऐसा जरूरी है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक समाज के लिए वो व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज में बहुत कुछ किया जी। और समाज को बहुत पास से भी देखा उन्होंने। जी। जो संविधान की रचयिता कह सकते हैं या संविधान निर्माता के रूप में उनका योगदान है, इसीलिए उनको आज पूजा जा रहा है, इसीलिए उनको जो है आज जयंती उनकी जो है मनाई जा रही है। और उन्होंने संविधान का निर्माण क्यों किया ये भी हम आप सभी को बताना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारा जो देश था एक समय कई कुरीतियों से भरा हुआ था, कई जो है ऐसी समाज में विविधता थी जिनसे डॉक्टर साहब प्रेरित हुए। और पहले तो मैं ये कहूंगा कि दुखी हुए और उन्होंने जो है कुछ ऐसा करने का विचार किया कि जिससे जो है समाज में एक रूपता आए, समाज में समानता आए और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। जिसके लिए उन्होंने संविधान जैसा एक ग्रंथ, हाँ। जैसा हम आप सभी के लिए हिंदू सनातनी होने के कारण जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, बिल्कुल जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं गीता, उसी प्रकार से हमारे लिए संविधान भी अपने आप में एक सर्वोच्च ग्रंथ के रूप में ही है। और प्रत्येक व्यक्ति उसी संविधान और प्रत्येक कानून जो है वो उसी संविधान से ही निकल करके बना हुआ है। तो डॉक्टर साहब ने इस संविधान को बनाने के लिए और जो उस कमेटी में, जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो और भी अन्य सदस्य थे, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों या और भी जो महान लोग थे उस समय जिन्होंने इस संविधान को बनाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनकी विचारधारा मुख्य रूप से यही रही है कि समाज में एक रूपता हो, समाज में विविधता न हो और समाज में ऐसी किसी भी प्रकार की कोई कुरीति न रहे, चाहे वो अस्पृश्यता हो, चाहे वो विविधता हो और चाहे वो हमारे अधिकारों का उल्लंघन। सारे समावेश जो है वो इसी संविधान में है और सारी चीजों को संविधान में इन लोगों ने लिखा है और सारी उसमें समावेशित किया है। यानी कि जो भारत में हम कह सकते हैं कुरीतियां हो या फिर बहुत सारी जो आप विविधता बता रहे हैं, इसमें लोग कहीं ना कहीं बटे हुए थे और एक दूसरे कुछ ऐसी भी कुरीतियां थी जिससे लोगों को भेदभाव का सामना भी करना पड़ा। तो इन सभी चीजों को हटाकर लोगों को समानता, स्वतंत्रता जैसे अधिकार दिलाने के लिए संविधान बनाया गया है और वो आज हम उन फॉलो करते हैं उनको। तो सर आज संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। हम बहुत सारे और भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे कोई अन्य धर्म हो। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं उनके प्रति अपनी जो समर्पण होता है उसको अभिव्यक्त करने के लिए। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हम उनकी शिक्षा को अपनाने की जगह हम उस कार्यक्रम में कुछ ऐसी चीजें जैसे गाना बजाना और कुछ और कार्यक्रम चलते रहते हैं, हम उसमें खो जाते हैं, बट जो हमें सीख लेनी चाहिए वो कहीं ना कहीं दरकिनार कर देते हैं। क्या ऐसा होता है? देखिए, ये बात आपकी कुछ हद तक सही भी है जी, कि इसको हम कह सकते हैं, यूं कह सकते हैं कि जो है जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है उससे भटक जाना। जो भी महान लोग हुए हैं
उनका उद्देश्य समाज को बिखरना का नहीं रहा है, समाज को एकजुट और एक साथ लेना रहा है जी। और उन समाज में सारी चीजें समावेशित हों, कानून, इसके लिए कानून बना है जी। कि किसी भी प्रकार का किसी के साथ अगर कोई अत्याचार होता है, किसी भी प्रकार का, चाहे वो किसी क्षेत्र में से संबंधित हो, सारी चीजों के लिए कानून है और कानून जो है वो संविधान के अंतर्गत है। जितने भी कानून है वो सब वो संविधान संविधान से के ही अंतर्गत निकले है। हैं। अगर कोई कानून इसके बाहर होता है तो फिर उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया बिल्कुल। जाता है। और दूसरी जो बात है, आपने ये कहा कि आज जो है कुछ लोग कोई भी कार्यक्रम है उसका जो जी। है उद्देश्य जो है उसको भूल करके अन्य तरफ चले जाते हैं। तो ये इसमें हमारा यही कहना रहेगा कि जो हमारा जो भी कार्यक्रम है या जो भी जयंती है या जो महान व्यक्तियों की जयंती मनती है, तो उनका उद्देश्य क्या है, उन्होंने अपने जीवन में क्या सीखा, क्या पाया और क्या उन्होंने देश और समाज के लिए समर्पित किया, जी। इस पर हमको फोकस करना चाहिए। इस पर हमको जो आगे आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि अब जो पुराने हैं उनको तो सिखाना जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उनके पास बहुत सारे अनुभव ऑलरेडी होते हैं। लेकिन हम आप सभी जो है वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ही बहुत कुछ करने का प्रयास में रहते हैं और उनको जो है ये सीख लेना चाहिए कि जो भी महान व्यक्ति हैं तो उनका क्या उद्देश्य रहा और क्यों उनको ऐसी जरूरत पड़ी कि वो उनको समाज में जो है वो एकजुटता के लिए या सामाजिक ताना बाना जो है बिखरे ना, जी, उसके लिए जो है वो किसी प्रकार का उन्होंने अगर कोई काम किया है तो उस काम को हमको भी अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि आपका कहना है कि जो मूल उद्देश्य होता है कहीं ना कहीं उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, बजाय इसके कि हाँ आपकी स्वतंत्रता होती है कि आप डीजे पे कुछ भी करें लेकिन उसमें आपको मेन जो आपकी मूल उद्देश्य है उसको नहीं भूलना है, उससे भटकना नहीं है। बिल्कुल सर, कुछ अगर आपने ऐसी घटनाएं देखी हो या फिर समझी हो जो जिसके लिए आज हमारा संविधान है, जो कहीं ना कहीं हम जब बात करते हैं अनटचेबिलिटी की, तो कभी कभी अभी भी हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं कुछ एक, और तो इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी दीजिए ताकि आज के लोग जागरूक हो सकें। देखिए, जहां मैं देख रहा हूँ कि आज हमारा समाज जो है बहुत प्रगति कर रहा है, बहुत आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है जी। और जो हमारे समाज में पहले जो कुरीतियां थी, चाहे वो अस्पृश्यता हो, चाहे वो दहेज जैसे प्रथा हो, चाहे वो सती प्रथा हो, ऐसी प्रथाओं को बंद करने के लिए इन महान विभूतियों ने जन्म लिया और उन्होंने कुछ कर्म किए जिनको लेकर के जो है हम उनका अनुपालन कर रहे हैं और करना, आगे आने वाली पीढ़ी को भी वो अनुपालन करना चाहिए। आपने अभी कहा कि अस्पृश्यता, बिल्कुल आपकी बात सच है कि एक समय ये था कि जो भाई देखिए, ईश्वर ने तो जो हम सभी को जन्म दिया है वो किसी जाति को या वर्ण को भेज करके जन्म नहीं दिया है, उन्होंने एक मानव जीवन दिया है और यहाँ आकर के हमने जो है अपने विचारों अपने स्वार्थों के लिए हमने जाति और वर्णों में विभेद कर दिए, जिसके कारण से क्या हुआ कि जो कई कुरीतियां जो है वो पैदा हुई, कई जो है प्रथाएं पैदा हो गई। जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं अस्पृश्यता की, एक समय ये था कि जो है अस्पृश्यता के कारण जो समाज में ऐसे कुछ लोग थे या ऐसे कुछ समुदाय के लोग थे कि जिनको बड़ी ही कठिनता से जो है उनका जीवन व्यतीत होता था। लेकिन एक समय ये भी आया कि उनके लिए कानून भी बनाए गए, क्योंकि आपको ये मैं बता दूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि जब किसी भी प्रथा या किसी कस्टम्स या किसी भी ऐसी कोई चीज का बहुत विरोध होने लगता है तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिक वो प्रथाएं जो है वो कानून के रूप में परिवर्तित होती हैं और फिर उसके बाद में उन प्रथाओं पे या उन जो रूढ़ियां हैं उन पे प्रतिबंध लग जाता है। तो इसी प्रकार से अस्पृश्यता अधिनियम को लेकर के 1955 में अधिनियम बना और उससे पहले भारतीय संविधान जो बना है उसमें भी आर्टिकल 17 में जो है इस बात को लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर अस्पृश्यता का जो है अगर कोई किसी प्रकार से उससे भाषा का यूज किया जाता है या किसी प्रकार से उसके साथ में जो है ऐसा व्यवहार किया जाता है तो उसके लिए वो अपने राइट्स के लिए उसका
उपचार प्राप्त कर सकता है। और उसके लिए जो है अस्पृश्यता अधिनियम जो है 1955 में बना, जिसमें कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ भेदभाव होता है या होता है तो उसके लिए वो अपने जुर्माना जो है उसके लिए होगा और दंडित होगा वो व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है। और आर्टिकल 17 में भी इस बात को भी भारतीय संविधान में जो है लिखा गया है कि अस्पृश्यता अधिनियम भी बना है। और अस्पृश्यता के लिए आर्टिकल 17 में सारे प्रोविजन लिखे हैं कि अगर क्या क्या उसमें अगर कोई वायोलेशन होता है किसी भी प्रकार का तो उसके लिए उसके राइट्स। और ऐसे ही अन्य जो है, चाहे वो समाज में समानता की बात हो, चाहे वो स्वतंत्रता की बात हो और चाहे वो शैक्षणिक स्वतंत्रता की बात हो, सारे कानून जो है वो संविधान में बने हुए हैं। आर्टिकल 14 से लेकर के जो और 19 और 21 तक जो है हमारे लिए सारे जो है संवैधानिक उपचार हैं। संवैधानिक उपचारों के माध्यम से हम लेकिन इसमें एक बात और मैं कहूंगा कि संविधान में इस बात का भी हवाला है, इस बात के लिए भी प्रोविजन दिया गया है कि हमको सारी चीजें जो करना है वो कानून के अंतर्गत ही हम करेंगे। हमको अगर राइट टू इक्वलिटी मिला है तो उसमें हम विभेद अगर करेंगे किसी चीज में तो उसके लिए वायोलेशन होगा और उसके लिए हम कोर्ट की सलाह लेंगे और कोर्ट में हम जाएंगे। अगर हम अपने स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करते हैं कि हमको तो भाई स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया, अब हम कहीं भी नाचें, किसी को भी गालियां दें, तो नहीं, हम वहां तक स्वतंत्र हैं और वहां तक जो है संविधान में उस स्वतंत्रता का अधिकार का उपयोग वहां तक करना है जहां तक कि किसी व्यक्ति को का अधिकार हनन ना होगा। उसके लिए जो है, क्योंकि अपने लिए जहां पे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं तो वहां फंडामेंटल राइट्स भी हैं। यहाँ राइट है वहां ड्यूटी है, दोनों कॉम्प्लीमेंट है, पूरक हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट है। तो उनके लिए जो है, और अगर इससे हम बियॉन्ड जाएंगे तो उसके लिए फिर कानून का सहारा हमको लेना चाहिए। जैसे आर्टिकल 32 में है, अगर हमारे किसी भी संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वायोलेशन हो रहा है, कोई भी व्यक्ति कर रहा है, तो उसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय और या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटीशन के माध्यम से हम अपने अधिकारों का वायोलेशन को रोक सकते हैं और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। ये आपने कानूनी जानकारी दी है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ सर जानना चाहेंगे कि आपने आर्टिकल 32 की बात कही और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको भारतीय संविधान की मूल आत्मा भी कहा है। बिल्कुल, संविधान, क्योंकि आपके पास अगर आर्टिकल 14 है, 17 है और 15 है, 19 है, 21, 22 है और धार्मिक स्वतंत्रता की बात भी करें तो अब वो भी है 28। लेकिन ये आर्टिकल हमें ये नहीं बताते कि आपको आपके अधिकार कैसे मिलेंगे, और 32 बताता है कि आपको कहाँ जा सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आप आर्टिकल 32 के बारे में कुछ और कहना चाहेंगे, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अगर कोई आदमी प्रभावित हो रहा है तो वो किस हिसाब से जा सकता है। एक तो हमारे पास बात हो जाती है कि हाँ जा सकता है, वो हाईकोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी शरण ले सकता है, बट प्रोसेस क्या होती है। देखिए, इसमें संवैधानिक तौर पर संविधान में ही इनकी व्यवस्थाएं की गई हैं कि बड़े सिंपल तरीके से भी वो व्यक्ति जो है, इवन ये भी लिखा हुआ है कि एक पोस्ट कार्ड में या एक सादे जो है कागज में वो अपने जो भी उनके राइट्स का वायोलेशन हुआ है उसको वो लिख दे और जो है वो माननीय उच्च न्यायालय में वहाँ के जो जस्टिस हैं या उनके जो कार्यालय हैं, रजिस्ट्रार कार्यालय में भी पोस्ट के माध्यम से भी अपने जो है राइट्स के लिए वो पिटीशन लग सकती है। और पिटीशन जो है बड़ी ही मतलब नॉर्मल स्थिति में वो होती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जैसा कि एक लोगों के मन में भ्रम रहता है कि केसेस जो है वो लग जाते हैं तो बड़ा टाइम लेते हैं, एक्सपेंस वो बहुत होता है, लेकिन पिटीशंस के लिए मैं ये बात बिल्कुल निश्चित रूप से कहूंगा कि कुछ पिटीशंस मैक्सिमम जो पिटीशंस हैं उनका विद इन 1 मंथ में जो है कुछ ना कुछ उसमें ऑर्डर होता ही है। तो और बड़ा ही सिंपल और सरल जो है और सस्ता सुलभ जिसको हम कहें वो अपना न्याय अधिकार प्राप्त कर सकता है। सेम ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय में भी जो है वहां पे भी जो है वो जाकर के अपना
अधिकारों का जो है अधिकार न्यायिक अधिकार जो है वो प्राप्त कर सकता है। और वहाँ पे या तो स्वयं जो है वो जा करके भी वो दे सकता है, आवेदन दे सकता है, और या फिर किसी वकील को भी हायर करके उसके माध्यम से, चूंकि देखिए क्या है, कानून पेचीदियां भी होती हैं जी तो वकील भी हायर कर सकता है। तो ये सिंपल सारे अपने प्रोविजन जो है वो संविधान में दिए गए हैं और इनका हमको उपयोग करना चाहिए। जी, ये बहुत अच्छी जानकारी है। इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि संविधान जो तमाम विषयों को समेटे हुए है, जिसमें आज 22 भाषाएं और कहीं न कहीं भाषाओं को मान्यता दी गई है, संवैधानिक मान्यता दी गई है। बहुत सारे धर्म हैं, उनको माना जाता है। लेकिन आज देश में एक बार फिर वही समस्या खड़ी होती जा रही है, जो भारत की आज़ादी से पहले थी। वो थी लोगों का ग्रुपों में डिवाइड होना। आज लोग अपनी कोई भी विचारधारा मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो भी है आपका पर्सनल राइट होता है वो। लेकिन सोसाइटी थोड़े छोटे-छोटे से ग्रुप में बढ़ती जा रही है। अपनी जात को लेकर, अपने धर्म को लेकर और कई अन्य विचारधारा को लेकर। तो क्या आप इस चीज को मानते हैं कि आने वाले समय में ये देश की जो एकता है, जो संघवाद है, उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है? ये बात आप बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया इस बात को। जी इस बात को लेकर मैं स्वयं भी जो है कभी-कभी चिंतित रहता हूँ कि जो वर्तमान समय चल रहा है, यहाँ हम बात करते हैं, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि भारत आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, जी भारत प्रगतिशील हो रहा है, लेकिन भारत के लोग भी वो क्यों नहीं अपनी विचारधारा को प्रगतिशील कर रहे हैं? जी मैं ये देख रहा हूँ कि जो जितनी जो हायर एजुकेशन प्राप्त जो व्यक्ति हैं, जी कहीं ना कहीं और कोई ऐसी, मैं सभी की बात नहीं करूंगा, लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अभी भी उनकी मानसिकता इस जातिवाद, वर्णवाद या अन्य जो सामाजिक कुरीतियां कह सकते हैं हम इनको, जी कि जिन पर हमको कोई विचार नहीं करना चाहिए भाई, चूंकि इससे विभेद बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग इस विषय को लेकर के जो है वो सोचते रहते हैं, और उससे क्या है, सामाजिक जो व्यवहारिकता है वो खत्म होने की कगार पे भी दिखती है। तो हमको इसके लिए ये करना होगा कि सामाजिक रूप से देखिए, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ये किसी ने ऊपर से नहीं कहीं बन के आई, ये हम ही आपने बनाई। जी और मेरा तो मानना ये है कि जब चूंकि संविधान में जब इस बात को लिखा गया, अपने कानून में जब इस बात को लिखा गया है कि सभी लोग समान हैं, जी तो हम विभेद करने वाले कौन है? और विभेद करने से हमको मिलेगा क्या? इस बात को कोई नहीं सोचा है, क्योंकि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम ऐसे कुछ चीजें ना करें कि जिससे उनका लॉस हो। अब जैसा बात कभी कभी उठती है रिजर्वेशन को लेकर, तो रिजर्वेशन में भी के लिए भी, आरक्षण के लिए भी संविधान में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी जी, और समय समय पे भी उसमें संशोधन जो है वो होते रहे। तो जैसे कुछ समाज हैं या कुछ लोग ये कहते हैं कि आरक्षण जो है वो किसी विशेष जाति, विशेष वर्ग को दिया जा रहा है जी। तो सामाजिक रूप से आरक्षण जो है उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उसके लिए डिजर्व करता है। बेशक। अब डिजर्व कौन करता है? जो या तो आर्थिक रूप से पिछड़ा है या सामाजिक रूप से पिछड़ा है जी। लेकिन वो अगर उसके पास स्किल डेवलपमेंट है, शैक्षणिक रूप से वो एम्पावर्ड है, तो उसको रिजर्वेशन उसके लिए भी होना चाहिए। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आज जो राजनीतिक मुद्दे हैं जी, या राजनीतिक पार्टीज हैं, वो इन विषयों को लेती ही नहीं। और अगर मैं ये कहूं कि कुछ मुद्दे जो है वो राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से ही जो है वो पनपते हैं जी। लेकिन बात यह है कि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति के पास स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ चित्त है, तो हमको भी ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो संवैधानिक और कानून में सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं, हमको उनका ही अनुपालन करना चाहिए और अपना एक स्वस्थ समाज में रह करके समाज को प्रगतिशील बनाना पड़ेगा, तभी हमारे देश और हमारा खुद भी कल्याण होगा। आपने बहुत अच्छी बात कही है इसके बारे में कि लोगों को जो पहले कुरीतियां थी उसके लिए नियम कानून बनाए जा रहे हैं और लोग उनसे बाहर निकल रहे हैं। लेकिन आज
वही चीजें हम दूसरे रूप में लेके आ रहे हैं। बहुत सारी चुनावी पार्टियां हैं, छोटे छोटे संगठन हैं, या फिर बड़े बनते जा रहे हैं। वो लोग अपने अधिकारों को अपने अधिकारों की, अपनी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए वो दूसरे के प्रति जो उसका कर्तव्य है उसको भी जा रहे हैं। अब इससे ये हो रहा है कि समाज में आपस में वैमनस्यता बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। तो उसको कैसे लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि ये सब ना हो। देखिए, मेरा तो मानना यह है कि कानून से ऊपर कुछ नहीं है जी। कानून से ऊपर ना हम है ना आप हैं। हर चीज कानून के अंतर्गत है और हर व्यक्ति को कानून और संविधान के अंतर्गत ही काम करना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि सोचना भी है तो कानून के दायरे में ही सोचे, क्योंकि कहीं इस प्रकार से, क्योंकि अगर अपने मन का हम सोचेंगे या अपने मन का हम करेंगे तो निश्चित रूप से एक समय बाद हम जो है कटघरे के अंदर होंगे। तो इसीलिए हमको कानून इसीलिए बनाए गए हैं। ये संविधान की आज मैं पुस्तक भी लेकर के आया हूँ, जैसा कि सभी को मैं बताने वाला हूँ कि संविधान जो है वो इतना जो मोटा पुस्तक जो दिख रही है, इसमें सारे कानून भरे पड़े हैं। मतलब ये है कि जो संविधान निर्माताओं ने इस विषय को जो बनाया उसमें गागर में सागर भर दिया। जी। सारे, मैंने पहले ही कहा कि सारे कानून इसी से ही होते हैं। और इंटरप्रिटेशन की जब बात आती है, किसी भी कानून की किसी भी वर्डिंग को अगर इंटरप्रिटेशन किया जाता है तो संविधान के अंतर्गत ही इंटरप्रिटेशन होता है। जी। तो हमको अपने संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक कानून और जो भी विषयों पे कानून बने हुए उनके अंतर्गत ही हमको सोचना पड़ेगा और उनके अंतर्गत ही हमको रहना पड़ेगा। और अगर हमने अराजकता की बात करी या अराजकता के फैलाने का बात करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हमको भी परेशानी होगी और सामने वाले को भी परेशानी होगी। आपने कहा कि करना चाहिए, ये हो जाता है सामान्य, मतलब किसी को सलाह देने जैसी बात। लेकिन आज सोसाइटी में हो ये रहा है कि स्वतंत्रता के नाम पर कभी जूते दिखाए जाते हैं, कभी गालियां दी जाती हैं खुलेआम। आप इतिहास को हमेशा ध्यान में रख के वर्तमान में जो लोगों के बीच में टकराव हमें देखने को मिला है, वो आज का टकराव कल के लिए देश की एकता और जिस अखंडता को हम हमारा संविधान हमें बताता है। और जब से संविधान बना है तब से हमारा देश, शायद हमारा देश, जो अगर हम एशिया की बात करें तो हमारे देश का संविधान इतना मजबूत है कि इतनी सरकारें आई और यहाँ तक कि बहुत मजबूत सरकारें आई हैं और उन्होंने बहुत कुछ भी किया है, लेकिन संविधान वैसा ही है और देश की अखंडता भी, एकता अखंडता भी वैसी ही है। तो जो ये आपस में टकराव बढ़ता जा रहा है, इस पर क्या कोई कानून होना चाहिए? क्या न्यायालय को समय समय पर इनको हिदायत देनी चाहिए, या फिर नागरिकों को स्वयं से ही सोचना चाहिए कि हमें अपनी हद पार नहीं करना चाहिए? देखिए, आपने जो भी पहले बात करी जी कि कुछ लोग जो है अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, सामने वाले ने अगर किसी बात को कहा जी तो या तो हमने उसको गाली दे दी या हमें, और उसका जो भी क्रूरता का रूप लिया वो, या तो हमने जूता फेंक दिया या जो भी समझ में आया वो हमने मतलब अनैतिक कार्य किया, तात्कालिक रूप में कर दिया, लेकिन वो कानून के दायरे से बाहर कर दिया। तो मैं वहां पे ये कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति है उसको भी, जो बोल रहा है उसको भी इस तरीके से अपनी वाक और अभिव्यक्ति से बात रखना है कानून के दायरे में। और जो सामने वाला जो उसको समझ रहा है उसको भी अपना अगर कोई रिएक्शन देना है तो वो कानूनी माध्यम से रिएक्शन दे, ना कि इस प्रकार से अनुशासनहीनता को ध्यान में रख करके वो करे। दूसरी बात ये है कि आपने अभी ये कहा कि समाज में कानून की अगर ऐसा कुछ कानून बने और या न्यायालय जो है वो इस पे सेल्फ कॉग्निजेंस लें, तो मैं आपको बता दूं कई ऐसे मामले होते हैं, न्यायालय भी ऑब्जर्वेशन करती है समाज में। जी। और समाज में ऑब्जर्वेशन क्या करती है, जो पिटीशंस होती हैं वो कौन उनको हल करता है या उनका जजमेंट कौन करता है? न्यायमूर्ति करते हैं हमारे जी। और न्यायमूर्ति जो है वो सामाजिक जो अच्छाइयां हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही उनका जजमेंट करते हैं। जी। तो और दूसरी बात यह है कि हमको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको कानून के अंतर्गत ही सारी चीजें करना है, और अगर नहीं करेंगे तो या तो फिर गृह युद्ध की स्थिति आएगी और हमारा जो भविष्य, हमारे जो बच्चे हैं उनको परेशानी का दिक्कत होगी, उनको परेशानी होगी। और
जहां तक न्याय की बात है, देखिए न्यायालय और कानून, ये सारी चीजें व्यवस्थाएं पहले से बनी हुई है जी। अब जो इसका पालन नहीं करेगा तो वो एक ना एक दिन जो है, अगर वो कंटिन्यूएशन में इसका अनुपालन नहीं करेगा तो एक ना एक दिन वो कभी ना कभी फिर कानून के शिकंजे में फंसेगा और फिर उसको दिक्कत होगी। सर आप एडवोकेट भी हैं और आप न्यायालय से लेके आम जनता तक समस्या उठाने से लेके न्याय दिलाने तक इन सभी विषयों को देखते हैं। जो कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बचपन में शायद अनटचेबिलिटी की बात हो या फिर किसी अन्य कुरीति की बात हो, उन सभी विषयों को देखा है, झेला है समस्याओं को। फिर लास्ट में वो कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगा कि मुझे धर्म बदलना चाहिए, तो फिर वो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो ऐसे में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, तो आप सोसाइटी के लिए, जिसको हम सभी मानते हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे न्यायाधीश हो, हर किसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानना पड़ता है, क्योंकि वो विचारधारा ही है जो आज पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधे हुए है। तो ऐसे में आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सोसाइटी को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारा लोगों, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही कहना है जी कि हमको नेगेटिविटी में नहीं जाना है जी हमको सकारात्मकता में ध्यान देना है। जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जी अगर वो नकारात्मकता अगर वो अपनाते या नकारात्मकता की सोच लेकर चलते तो वो शायद इतने महान नहीं हो पाते जो आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हर एक बच्चा उनको जान रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी सोच जो थी वो सकारात्मक थी। उन्होंने जो कुछ झेला उसका उपाय ढूंढा उन्होंने। तो हमको भी ये करना पड़ेगा और हमको भी ये करना चाहिए कि हमको अगर किसी भी प्रकार की समाज में नकारात्मकता दिख रही है तो उसका सकारात्मकता क्या होगी या अपने से क्या सकारात्मकता हो सकती है, वो उसको हमको लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, वो तलाशना करना चाहिए। तो हम डॉक्टर साहब के जयंती पर यही कहना लोगों से चाहेंगे कि उन जैसी महान आत्मा जो है हर व्यक्ति के अंदर हो जी, और कानून के अंतर्गत ही हम काम करें और अच्छी और सामाजिक और सकारात्मक सोच रखें, जिससे कि हमारे भी व्यक्तित्व निर्माण होगा और समाज के व्यक्तित्व निर्माण में भी हम सहयोग करें। यस, आप कुछ और कहना चाहेंगे? अब देखिए, वैसे तो आपने सारी चीजें पूछ ही ली हैं और सब कुछ मैंने भी कह दिया है। तो मैं यही अंत में यही कहूंगा कि हमको समाज में एकजुटता का भाव रखना है। और आज जैसे मैं देख रहा हूँ कि जातियों में लोग बट रहे हैं, वर्णों में बट रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं मिलने वाला। इससे हमारा देश जो है पीछे होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो हमको अपने देश, अपने समाज, अपने गांव, अपने शहर को अगर प्रगतिशील रखना है तो इन नेगेटिविटी या इन नैरेटिव्स जो हैं इन पे नहीं जाना है। हम अपने देश, समाज, परिवार के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं और एकजुट होकर के कितना अच्छा हम देश, समाज और गांव को ले जाएंगे या ले जा सकते हैं, इस विषय पे हमेशा विचाराधीन रहना चाहिए। यही हमारा संदेश है और यही हमारा सोच है और यही हम इसी के साथ हम आप सभी का धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने न केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उद्देश्यों पर बात की, बल्कि संविधान पर और उनकी विचारधारा पर, और आज की तात्कालिक जो लोग हैं, जो आज पॉलिटिकली रूप से लोग विभिन्न ग्रुपों में बट रहे हैं, आज जिस एकता अखंडता की बात हम करते हैं, लेकिन छोटे छोटे ग्रुपों में डिवाइड होकर हम कहीं ना कहीं कमजोरी की स्थिति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उस पर भी आपने कहा है कि आप राजनीति में जाएं, आपकी विचारधारा हो उसको फॉलो करें, आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन जो एकता है वो एकता आपको बना के रखनी है। आप राजनीति में जाएं, आप उसका ग्रुप बने, हिस्सा बने, ये बहुत अच्छी बात है, ये आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन इसके साथ ही जो एकता है और जो सकारात्मकता है वो आपको बना के रखनी पड़ेगी और बना के रखनी चाहिए। तो एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने एज एडवोकेट होने के नाते आप हमारे ऑफिस में पहुंची और इन सभी विषयों पर खुलकर आपने विचारधारा रखी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हम ऐसे ही विभिन्न विषयों पर और विभिन्न विशेषज्ञों से बात करते रहेंगे और आप तक सारी विचारधारा लेके हाजिर होते रहेंगे, ताकि आपको भी
सर जैसे विशेषज्ञों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलते रहे। हम तो लगभग हर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। आप देखते रहिए खबर समय पर। धन्यवाद।